Hello student, I Nisha Pasha Salvi, your biology mentor. So in this particular video we discussing about the diversity in the living world, right? हमने अभी तक क्या देखा है कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, लिविंग क्या है, और आज हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी कैसी होती है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। तो इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, व्हाट इज लिविंग देख चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी, राइट? तो इससे पहले हम देखेंगे कि भाई आज तक की जो स्पीशीज़ है, राइट, स्पीशीज कितनी आ चुकी है। सो हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपको बता दूं कि अब तक की जो स्पीशीज है बच्चों, जिसको हम देख चुके हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, वो है हमारी 1.7 to 1.8 मिलियन, राइट? 1.7 to 1.8 मिलियन, दैट मीन्स 17 से 18 लाख स्पीशीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें से यदि हम बात करें, क्या इसमें से यदि हम बात करें भाई, जो हमारी 17 लाख से 18 लाख है, इसमें हमारे एनिमल्स कितने हैं और हमारे प्लांट्स कितने हैं, तो आप देखेंगे कि 1.2 मिलियन तो हमारे एनिमल्स हैं और हमारे 0.5 मिलियन जो है बच्चों वो हमारी प्लांट की स्पीशीज है। ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारी डाइवर्सिटी को, राइट? यानी कि 17 से 18 लाख जो स्पीशीज हमने देखी, उसमें से 1.2 मिलियन तो हमारे एनिमल्स है। यानी कि आप देखोगे रेशियो वाइज तो एनिमल्स हमारे ज़्यादा हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी, राइट? यहां पर दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक है हमारा बायो, बायो में हम बात करते हैं बेसिकली लिविंग्स के बारे में। डाइवर्सिटी यानी कि हम बात करें वेरिएशन या फिर वेरिएबिलिटी, राइट? वेरिएशन एंड वेरिएबिलिटी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम वेरिएशंस और वेरिएबिलिटी की बात करें, या फिर हम कहें कि जितना भी हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें अपन ने स्पीशीज़ देख ली है, जीनस देख ली है, किंगडम देख लिया है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या ऐसे वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या क्या ऐसे वेरिएबिलिटी आ रही है, तो हम क्या क्या देख लेंगे उसके अंदर? हम देखेंगे कि भाई उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है, राइट? स्पीशीज वेरिएबिलिटी क्या है, और इसी के साथ हम क्या देखेंगे कि इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या वेरिएबिलिटी है। तो क्या हो गया बायोडाइवर्सिटी? दैट मीन जब हम बात कर रहे हो वेरिएबिलिटी और वेरिएशंस की ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, और इसके अलावा हम जो भी कंपैरेटिव अकाउंट निकालेंगे वो किस बिहाव पे निकालेंगे कि उसका जेनेटिक लेवल क्या है, उसमें स्पीशीज वेरिएबिलिटी क्या है, और साथ के साथ उसका इकोसिस्टम लेवल क्या है। इज दैट क्लियर? तो आओ देखते हैं अपन। तो हमने क्या जाना, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, 1.7 to 1.8 मिलियन, जिसमें से कि हम बोलेंगे 1.2 मिलियन हमारे एनिमल्स हैं एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज हमारी क्या है, प्लांट्स है। नाउ बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोलॉजिकल वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, राइट? सो बायोडाइवर्सिटी किस पे बात करती है, कौन से वेरिएशंस को मेजर करती है? वो करती है जेनेटिक लेवल पे, वो करती है हमारी स्पीशीज लेवल पे एंड इकोसिस्टम लेवल पे। नाउ टेक्सोनॉमी एंड स्टैटिक्स। अब टेक्सोनॉमी और स्टैटिक्स क्या है, राइट? तो टेक्सोनॉमी को आप देखोगे कि एक अरेंजमेंट है, किसी नियम कानून के द्वारा बनाया गया। अब ये नियम क्या है, धारा, ये धारा वो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो भी प्रिंसिपल एंड जो भी प्रोसीजर हम अपना रहे हैं, राइट? हमने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस पे अरेंज करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए जो भी प्रिंसिपल एंड जो भी प्रोसीजर हम अपना रहे हैं वही क्या है, हमारी टेक्सोनॉमी है। और ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक है टेक्सिस और एक है नॉमोस। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमोस मीन्स लॉ। व्हाट अबाउट
कि भाई ये वर्ड किसने दिया, ये दिया हमारा एपी दे कंडोले ने, राइट, एपी दे कंडोले ने दिया। और कौन से बुक में दिया, एलिमेंट्री थ्योरीज ऑफ बॉटनी। आगे आ जाओ। अब हम बात करें सिस्टमेटिक। देखो सिस्टमेटिक्स को आप ऐसे देखें तो हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में, सिस्टम से कोई चीज चल रही हो, एक पर्टिकुलर हायरार्की में कोई चीज चल रही हो, तो वो क्या है, हमारी सिस्टमेटिक्स है। तो सिस्टमेटिक्स क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे अपन। किस आधार पे, उसका कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे कि वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। लाइक अस, कि भाई जो लाइफ आई है अर्थ पर वो कैसे आई है, एक प्रोकैरियोटिक से। और आज हम देखेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखने को हमें मिल रहा है। आई बात समझ में। तो ये सब चीजें हमने कैसे देखी कि एक कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं प्रॉपरली। प्लांट किंगडम को हम देखेंगे तो कैसे भाई थैलोफाइटा से आया, फिर थैलोफाइटा से हम बात करें आज सबसे ज़्यादा विकसित पादप जो है वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारा एंजियोस्पर्म, जिसमें सब कुछ है, तना भी है, जड़ भी है, पत्ती भी है, फूल भी है, फ्रूट भी है, सब कुछ है। तो ये इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये इवोल्यूशन जो हमने रिलेशनशिप देखा वो किसके भी यहाँ पे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक्स, राइट। फिर हम बोल रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम कैसे इस, मान लीजिए कोई स्पीशीज़ हमें मिली है या कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, हम कैसे पता लगाएंगे कि भैया ये इस जीनस से बिलोंग करता है या इस फैमिली से बिलोंग करता है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक। फिर हम बोल रहे हैं कि ये जो हम अरेंजमेंट देखेंगे, ये जो हम कहेंगे कि सिस्टमेटिक वे देखेंगे, वो हम कहाँ से देखेंगे कि भैया स्पीशीज से हम किंगडम तक इसको देख रहे हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनिज्म को तुम क्लासीफाइड कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आप किसी भी, मतलब आप जीनस को नहीं छोड़ सकते, आप फैमिली को नहीं देख सकते, हर चीज़ को आपको मेंशन करनी पड़ेगी उसमें। इज दैट क्लियर? आ जाओ। अब सिस्टमेटिक वर्ड जो है उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमने ऑलरेडी बताया। अब ये शब्द किसने दिया है, ये शब्द दिया है हमारे कैरोलस लीनियस ने। अब आप बात करोगे कि जो सिस्टमैटिक्स है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों नीट पे, ठीक है। जो सिस्टमैटिक्स है उसमें आपकी स्टडी जो है वो कौन से 4 स्टेप पे डिपेंड है, तो आप बोलोगे किस पे है, आइडेंटिफिकेशन, फिर आप बोलोगे नॉमेनक्लेचर, फिर आप बोलोगे क्लासिफिकेशन, और लास्ट में उसका हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक। यानी कि आपने देखा कि कोई भी स्पीशीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको मिला है ना, मतलब सीधी सी बात, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, उसको पिक किया, आपने सबसे पहले क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, राइट। आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये ऐसा दिखता है, इसके ये कैरेक्टर है, इसमें ये चीज़ें दिख रही है। फिर आप क्या करोगे, उसका नॉमेनक्लेचर करोगे। क्यों, उसको नाम देना ज़रूरी है कि भैया ये फ्लोरा में से आया है, ये फ्यूना में से आया है, या फिर ये इसमें ये कैरेक्टर है तो ये इससे मैच करता है, तो मैं इसका नाम इस तरीके से रख सकता हूँ। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसको नाम दे दिया। नाम देने के बाद आप क्या करोगे, क्लासिफाइड क्यों, क्योंकि आपने उसके कैरेक्टर देख लिए, आपने उसको नेम भी दे दिया, लेकिन आपको उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाइड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसका जो रिलेशनशिप है, उसका इवोल्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है। तो ये सारे जो 4 हमारे स्टेप्स हैं वो किसके हैं, सिस्टमैटिक्स के। यहाँ तक क्लियर बात। अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर, यानी कि अब जो भी ऑर्गेनिज्म तुमने आइडेंटिफाई किया है उसको एक नेम देना पड़ेगा। नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोकल लेवल पे हो, जैसे कि चिंटू पिंटू, ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। हमें उसको ऐसा नामकरण करना है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो, राइट। तो नॉमेनक्लेचर क्या है कि हम उसका एक ऐसा नामकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसका एक ऐसा नामकरण कर रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड सिमिलर हो, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में क्या देखा तुमने भाई, कि जो भी कैरेक्टर तुमने ऑब्जर्व किए,
राइट जो भी कि भाई ये लंबा है, ये शाखनुमा है, या फिर ये इस वाला ये एनुअल प्लांट है, जो भी चीज़ें तुमने ऑब्जर्व करी उसके हिसाब से तुम क्या करोगे, उसको ग्रुप्ड आउट करोगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। नाउ फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब है कि जब आप स्टडी करते हो उस ऑर्गेनिज्म की, मतलब तुमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने उसका नाम दे दिया, नाम देने के बाद तुमने उसको क्लासिफाई भी कर दिया। लेकिन यदि हम बात करें कि वो उससे रिलेटेड कैसे है, ये भी तो देखना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि तुमने एक ऑर्गेनिज्म देखा और वो ऑर्गेनिज्म जो है स्पीशीज ए से मैच कर रहा है और तुमने उस स्पीशीज ए के अंतर्गत उसमें उसको इनपुट कर दिया या तुमने उसको अरेंज कर दिया, लेकिन तुम ये भी तो देखोगे कि उसका रिलेशन कैसा है। क्यों, हमने रख तो दिया लेकिन रिलेशनशिप भी तो देखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, जब हम स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो हम उसको क्या कहेंगे, फाइलोजेनी देखेंगे। अब क्या हुआ कि भाई जो टेक्सोनॉमी और जो सिस्टमेटिक है, हम उसको सिनोनिम्स लेते हैं कई कॉन्टेक्स्ट में, राइट। अब है हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पे हम अलग से बातें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर हमारा किसने किस तरह का नॉमेनक्लेचर दिया है, कैरोलस लिनियस ने क्या नॉमेनक्लेचर दिया, क्या उनके रूल्स को हमें फॉलो करना होता है किसी भी स्पीशीज़ या फिर जीनस को लिखने के लिए, वो सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर में। तो नॉमेनक्लेचर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, और वो भी कैसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिमिलर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर है बच्चों, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए। जैसे कि वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम क्या होता है, आप याद रखोगे, वर्नाकुलर दैट मीन्स लोकल नेम। मैं लिख दूं यहाँ पे, वर्नाकुलर नेम मतलब लोकल नेम। लोकल का मतलब, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का नाम है वीरेंद्र और उसको घर पे ऐसे बोलते हैं वीरू, तो वीरू आपने उसका लोकल नेम देखा, तो वर्नाकुलर नेम क्या बोलोगे उसका, वीरू। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि कॉमन लैंग्वेज में या फिर लोकल लैंग्वेज में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग दे रहे हो तो वो क्या है, वर्नाकुलर नेम है, राइट। अब बताओ कि वर्नाकुलर नेम जो है वो क्यों अच्छा नहीं है। सोचो, आपको घर पे, मतलब जो वीरेंद्र है उसको घर पे वीरू बोल रहे हैं, लेकिन स्कूल में वो आज नहीं गया और उसकी मम्मा आए पूछने की वीरू है क्या, तो किसको क्या पता कि हु इज़ वीरू, क्योंकि लोकल नेम तो हर कोई नहीं जानता ना। उसकी मैम तो उसको वीरेंद्र के नाम से जानेगी और वो भी उसका पूरा नेम से जानेगी, राइट। तो वर्नाकुलर नेम जो है इसीलिए नहीं चल पाया। अब हम आते हैं साइंटिफिक नेम्स पे। साइंटिफिक नेम्स यानी कि हमने धीरे धीरे उस लोकल नेम से आने पर क्या करना पड़ा, उसको साइंटिफिक नेम देना पड़ा ताकि सब उसको जान पाए। तो हमने सबसे पहले देखा पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो पॉली का मतलब होता है बहुत, है ना, यानी कि आपने कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको बहुत सारे नाम दे दिए, राइट। और ये नाम आप कैसे दोगे, उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के आधार पे और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से, राइट। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम के आधार पर तुम उसको नाम दे रहे हो। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कैरियोफिलम पे। अब कैरियोफिलम का नाम देखो, कैरियोफिलम, सेक्सेटिलस, फॉलिस, ग्रामिनियस, अम्बेलेटिस, कोरिम्बिस। इतना बड़ा नाम कौन याद रख पाएगा, लेकिन इसकी कैसे देखी हमने, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की तरफ। कैसे देखा कि भाई इस नाम है ये कैसा है, रॉक्स पे ग्रोइंग होता है, इसकी जो लीव्स है वो उसकी अपीयरेंस कैसी है, ग्रास लाइक है। फिर हम बोल रहे हैं कि जो इस पे कोरियम है वो कैसा है, मतलब अम्ब्रेला नुमा जो इसके फ्लावर्स हैं वो आते हैं। तो इतना बड़ा नाम याद रख पाओगे, पहले तो बोलने में ही वक्त लग जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो भी नहीं चल पाया। ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम में हम बोलेंगे कि ये किसने प्रपोज किया, हक्सले एंड स्टिकलैंड ने। किसने किया, हक्सले एंड स्टिकलैंड ने। अब क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों जो नेम दिया गया या नॉमेनक्लेचर किया गया वो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दिया गया। इन्होंने क्या किया भाई, इसमें लार्ज वेरिएशन रखा, बहुत सारी मतलब जो स्पीशीज़ है उस पर लार्ज वेरिएशन होता है, तो इन्होंने ट्राइनोमियल सिस्टम को यूज़ किया, राइट। और वो किस पे किया कि उसमें डिससिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज क्या है उसके आधार पे उन्होंने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर जब उन्होंने ये
मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया उसके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पे, तो उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट नेम होगा वो उसका जेनेरिक नेम होगा, दूसरा जो नाम होगा वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट का होगा, और जो थर्ड नेम होगा वो उसका सब स्पेसिफिक नेम होगा। इज दैट क्लियर? तो ट्रायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमने क्या देखा, हक्सले एंड स्टिकलैंड ने दिया, उन्होंने क्या दिया कि जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज है उसके आधार पे दिया। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो नामकरण है वो कैसे हुआ कि जो फर्स्ट नेम होगा वो जेनेरिक नेम होगा, सेकेंड नेम जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, और थर्ड नेम जो होगा वो सब स्पीशीज होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि भाई कॉलीफ्लावर, कैबेज और नॉलकॉल, ये क्या है मॉर्फोलॉजिकली, इसमें डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कैरेक्टर के हिसाब से तो इन्होंने रख लिया, बट ये जो तीनों हमारे पास स्पीशीज हैं, राइट, ये क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? बायनॉमियल सिस्टम, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बायनॉमियल सिस्टम। बायनॉमियल सिस्टम जो है बच्चों, वो सबसे पहले ये कहते हैं ना कि बायनॉमियल सिस्टम के बारे में किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो वो है हमारे गैस्पर्ड बुहिन। किसने दिया है? गैस्पर्ड बुहिन। लेकिन इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को जो आगे तक लेकर गए वो कौन है? हमारे कैरोलस लीनियस। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो प्रपोज किया है इसको फर्स्ट टाइम वो किसने किया? गैस्पर्ड बुहिन, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैस्पर बुहिन बोलते हैं, राइट। लेकिन जो इसको फर्दर स्टडी के लिए लेकर गए वो कौन है? हमारे कैरोलस लीनियस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने प्लांट्स के लिए भी काम किया और एनिमल्स के लिए भी काम किया, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है नीट में तुम्हारे, राइट, वो बनता है कि जब एनिमल के लिए हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिया तो वो कब से एक्सेप्ट किया गया? वो किया गया इनकी सिस्टेमा नेचुराe की 10th एडिशन में। ये याद रखना, क्या हुआ कि जो हमारा एनिमल के लिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कैरोलस लीनियस किया गया, वो कब एक्सेप्ट किया गया? जब इन्होंने सिस्टेमा नेचुराe की 10th एडिशन में उसका वर्णन किया, राइट। अब आ जाओ, अब यहाँ पर जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो ऐसे ही नहीं किया जाता, उन्होंने कुछ रूल्स जो है दिए हैं। आपको भी मैंने बताया था कि टेक्सोनॉमी क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ अ क्लासिफिकेशन। लेकिन सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक क्या है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में तो क्या तुम एवं ही नाम दोगे? कोई तो नियम फॉलो करोगे ना उस चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर हम जो हमारे कैरोलस लीनियस उन्होंने कुछ नियम दिए हैं। क्या दिया है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन द, मतलब अपन लेते हैं लैटिन भाषा से, लेकिन उसको रिटन किस में करते हैं? इटैलिक्स में, राइट। क्या बोला? इन्होंने बताया कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन भाषा से तो पिक करते हैं, बट उनको हमें राइट डाउन करना हो तो हम किस में लेंगे? इटैलिक्स में। इज दैट क्लियर? आ जाओ, अब हम बोलेंगे जो फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट शब्द है हमारा, वो कैसा होगा? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। अभी आप ही से क्वेश्चन होगा, राइट। मेंजीफेरा इंडिका, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले तो क्या मैंने फर्स्ट रूल के हिसाब से इसको सही लिखा है? गलत। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे लिखना है? इटैलिक्स में लिखना है। आई बात समझ में? दूसरा नियम है कि जो हमारा जीनस नेम है, यानी कि मेंजीफेरा है ना, फर्स्ट नेम कैसा होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्पीशीज को तुम, जो भी ऑर्गेनिज्म को तुम लिख रहे हो, उसका जो फर्स्ट नेम है वो कैसे आएगा? कैपिटल लेटर में होगा, और वो किससे होगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सेकंड वर्ड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशीज को, और वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर होगा। तो यानी कि यदि मैं मेंजीफेरा इंडिका को लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, मेंजीफेरा इंडिका, राइट। कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को। इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसा है? स्मॉल लेटर है, ये कैसा है? कैपिटल लेटर है। इज दैट क्लियर? फिर थर्ड जो है, मैंने बोला वर्ड्स को अपन हैंड रिटन में लिखेंगे तो कैसे करेंगे? या तो उसको अंडरलाइन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे? उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। फिर हमने बोला फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग, क्या फर्स्ट वर्ड डिनोट कर रहा है? जीनस को। फिर और कैसे होगा? कैपिटल में। दूसरा किसको कर रहा है? या तो स्पेसिफिक एपिथेट को या फिर स्पीशीज को। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखो, अब हमने बोला कि भाई
जो कैरोलस लीनियस थे वो इतने ज़्यादा तल्लीन थे या इतने ज़्यादा डिवोटेड थे अपने वर्क को लेकर के कि उनका जो नाम था बच्चों, उनका नाम था कार्ल वॉन लिने। ये उनका रियल नेम था, किनका? कैरोलस लीनियस का। लेकिन उन्होंने क्या रखा? कैरोलस लीनियस, यानी जीनस नेम और स्पीशीज नेम। इतने ज़्यादा डिवोटेड थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब उन्होंने मैंजीफेरा इंडिका रख लिया नाम, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस ऑथर ने उसको क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसका नॉमेनक्लेचर दिया, उसको क्लासिफाइड किया है, यानी कि उसका खोज करता, तो उसका नाम भी तो आना चाहिए। तो इन्होंने क्या लिया? मैंजीफेरा इंडिका लीन। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस ऑथर ने इसका नॉमेनक्लेचर किया है उसका नेम भी यहाँ पर आ गया है। आगे बात क्या हुआ? इट इंडिकेट दैट द स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर कोड्स हैं जिनके बारे में भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम बात करें ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। B स्टैंड फॉर बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। अब ICTV, इंटरनेशनल कमिटी फॉर अ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। वायरस की टेक्सोनॉमी के लिए हमने एक कम्युनिटी बनाई है या एक कोड बनाया है इंटरनेशनल, वो क्या है? ICTV है। ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरस का नामकरण करने के लिए। ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। यदि तुमने कोई प्लांट को कल्टीवेटेड किया है, हाइब्रिड बनाया है, तो इसमें आएगा, किसमें? ICNCP में। लेकिन यदि हम नॉर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और ये सबसे पहले जो देखा गया वो कब देखा गया, एक्सेप्ट कब किया गया? 1961 में। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि भाई जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, किसने इसको टर्म्स दिया, फिर हमने देखा कि कितने तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं। साइंटिफिक नेम्स के आधार पे हमने देखा पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, फिर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, फिर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जिसमें कि कैरोलस लीनियस ने दिया, ट्राइनोमियल दिया हक्सले एंड स्टिकलैंड ने। उसके बाद में हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स देखे, राइट। फिर हमने देखा कि कौन कौन से इंटरनेशनल कोड्स हैं जिनके बारे में हम पर्टिकुलर में, जैसे हमें प्लांट के बारे में जाना है तो हम कहाँ जाएंगे, वायरस के बारे में जाना है तो हम कहाँ जाएंगे, बैक्टीरिया के बारे में हमें जाना है तो कहाँ जाना है, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।